Good morning, student. Today we continue our chapter 4 part second. ठीक है, ये मैं अब आपको करवा रही हूँ। जो टॉपिक है आपका सम हार्डेड एनिमल्स, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप के जो पीपल थे वो किस तरह से जो है एनिमल्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रास के लिए शिफ्ट करते थे। ठीक है, व्हेन द ग्रास इज वन प्लेस वॉज एग्जॉस्टेड टू मूव टू अनदर एरिया, यानी कि वो एक जगह पर जब ग्रास ख़त्म हो जाती थी तो अपने एनिमल्स के फॉडर्स के लिए तो वो किस तरह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। ठीक है, तो क्या है इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में क्या होता है कि ग्रास जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है, तो वो उस प्लेस के सर्च में रहते थे जहाँ उनके एनिमल्स के लिए फोडर यानी कि चारा जो है वो ईजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो क्या करते थे कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर फोडर्स के लिए ग्रास के लिए जो है वो मूव करते थे। देन उसके बाद आपके जो एरिया थे, जिस जिस मतलब मैं आपको ग्रुप बताती हूँ और उसके बाद आपका मैं बताती हूँ कि किस किस एरिया में ये रहते थे। ठीक है, जैसे कि वॉन गुजर्स जो थे आपके ये पंजाब के हिली एरिया में रहते थे। ठीक है, दूसरा उसके बाद थे लबाड़ीज जो होते थे वो आपके आंध्र प्रदेश के एरिया में रहते थे। देन उसके बाद गदीज जो होते थे वो आपके कुल्लू मनाली के एरिया में रहते थे। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका था बकरवाल्स, बकरवाल जो थे आपके जो है वो कश्मीर के एरिया में रहते थे। गोट और शिप जो है ये रखते थे, मेन अगर देखा जाए तो ये गोट को ही रखते थे। तो बच्चे जो सबसे पहले मैं आपको अब ये जो आपको ये आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको दिखाते हुए मैं आपको कि किस एरिया में रहते थे मैं आपको मैप क्लियर करती हूँ। ठीक है, और ये मैप आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको इंडिया का मैप लेना है। देन उसके बाद आप ऊपर ये शो करोगे लोकेशन ऑफ द सम ट्राइबल्स ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप देखिए मैंने जो इसमें बहुत सारे ऐसे जो हैं वो ग्रुप हैं जिनके नाम मैंने आपको इस चैप्टर में बताए हैं। ठीक है, तो बच्चे स्टार्टिंग में जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको स्टेट्स के नाम पता ही होंगे, जैसे कि आपका है ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, गुजरात का एरिया है। तो आई थिंक मेरे को आपको स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 6 क्लास से ही जो है ये आप मैप करते आ रहे हैं स्टेट और कैपिटल का। तो बच्चे आप सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही ईजी मैप है आपका। इसमें आपको क्या करना है कि जो आप जैसे कि आपकी ये जो स्टेट हैं उन स्टेट्स में आपको क्या करना है कि ये जो एरिया है वही आपको फिल करने हैं। उसमें सिर्फ आपको जो ये ग्रुप हैं सिर्फ उनके बारे में ही बताना है, उनको ही मेंशन करना है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, जैसे गदीज हो गया ये आपका यहाँ पर आपको फिल करना है। देन उसके बाद गुजर आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो गदीस और गुजर, ठीक है, ये दो आपको फिल करने हैं। देन उसके बाद आप आ जाइए इस तरफ गुजरात का एरिया की तरफ, राजस्थान गुजरात के एरिया के बाद गुजर हैं आपके। देन उसके बाद आपके बंजारा हैं। ठीक है, उसके बाद आप आइए यहाँ पर जैसे कि बंजारा और गोंड्स हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आएंगे आप बंजारा और गोंड्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर गोंड्स हैं। फिर उसके बाद संथाल हो गए, मुंडा हो गए, ओरियंचो, जिनके नाम मैं आपको चैप्टर में बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो आपके ये है कि आप इनको जो है इसमें आप फिल करेंगे। देन उसके बाद है आपका इनमें से आपको जो नाम इजी लगे, जैसे कि कौन मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपके जो भी नाम आपको इजी लगे, ठीक है, वो आप इनमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बता देती हूँ, मार्क भी कर देती हूँ। गद्दीज हो गया, गुजर हो गया, फिर उसके बाद है वान गुजर हो गया, बंजारा हो गया, ठीक है, बंजारा हो गया, गोंड्स हो गए, ठीक है, बंजारा गोंड्स गोंड्स, इस तरह से मुंडा हो गया, संथाल हो गया, संथाल हो गया। इसमें से आप कोई भी है कोई भी आप 6 या 7 मैक्सिमम आप 8 जो है नाम फिल करोगे आप अपने मैप में। ठीक है, उसमें आप फिल करके इनकी लोकेशन को आप इसी तरह से यहाँ पर शो करोगे पेंसिल से, और उनके ऊपर जो है पेंसिल से आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मैप फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मैप फिल करना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप देखते हो तो आप इसमें जो है आपको जो एरिया या जो आपको नाम क्लियर हो जाए वो आप फिल कर सकते हो। ये एरिया आपका नोन है, इसलिए मैंने आपको जो इजी इजी जो है वो नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है,
देन उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ ये आपका मैप करना है आपको। और बच्चे दूसरा जो मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपका ये आपके इम्पोर्टेंस टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, आपके बुक के साइड में जो होते हैं ये आपको फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, ये प्लस मैप जो मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, कि आपको जो है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देखिए, आप पहले पहले आप मैप कर सकते हो, देन उसके बाद आपकी ग्लोसरी कर सकते हो या कीवर्ड्स कर सकते हो, देन आप बुक की एक्सरसाइज आप फेयर नोटबुक में करोगे। ठीक है, जैसे ट्रू फॉल्स है, मैचअप वगैरह हो गए। फिर उसके बाद जो है आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा 1 मार्क्स के अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। देन उसके बाद है हम स्टार्ट जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कि किस तरह से उन्होंने जो है वो सेटल्ड जो है वो कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, मैनी ऑफ विद ऑफ द ट्राइबल ग्रुप हैड बिगिन सेटल्ड डाउन, यानी कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो ग्रुप थे, ट्राइबल्स ग्रुप बिगेन सेटलिंग डाउन, यानी कि उन्होंने सेटल रहना मतलब सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दी थी। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि कंटिन्यूटी में जो है कल्टिवेटिंग कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो फार्मर्स क्या करते हैं कि एक ही जगह पर जो है वो अपनी फील्ड में जो है वो कंटिन्यूटी में जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि इन्होंने जगह जगह पर घूमना ख़त्म करने के बाद जो है वो क्या किया कि एक ही जगह पर सेटल होकर जो है इन्होंने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी थी। दे बिगेन टू यूज़ द, मतलब उन्होंने जो है एग्रीकल्चर में टूल्स जो है वो इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि जो एरिया था, जिस एरिया में ये लोग रह रहे थे, इन्होंने क्या किया कि उस एरिया को क्लीन करके, ठीक है, क्लीन करके और वहीं पर जो है उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। 10-10 मिनट की बनाकर पोज कर दिए, 10 मिनट की बनाकर पोज करानी है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब उन्होंने जाना छोड़ दिया था। ठीक है, तो क्या था कि जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लीन एज होल। एग्जांपल इसका मैंने दे देती हूँ आपको, जो आपको ये दिखा बताती हूँ मैं। मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, इन्होंने क्या किया था कि जो है ना अपने एरिया को क्लीन किया और वहीं पर जो है कंटिन्यूटी में जो है वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या था कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि वहीं पर जो है इन्होंने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर इन्होंने एक ही जगह पर एक कम्युनिटी में रहना स्टार्ट कर दिया, जब इनकी जो है वो सोशल लाइफ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ से इनकी सोशल लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए, मतलब रहना उन्होंने स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो क्या था कि यहाँ पर जैसे कि आप एक गांव की कम्युनिटी के बारे में बता सकते हो, जैसे गांव में जो है लोग खेती करते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने जो है वो रहना शुरू किया। और वहाँ पर जैसे कि गांव का एक मुखिया होता है, ठीक है, उसको जो है वो चीफ बोला जाता है। तो उसको जो है उन्होंने, मतलब जो गांव का मुखिया होता था, जो बड़ा होता था, उसको जो है वो मतलब
चीफ माना और जो है उसके रूल और रेगुलेशन को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग बिकेम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स, यानी कि एक चीफ होता था और दूसरा उसको फॉलो करते थे उसके रूल और रेगुलेशन को, एंड अदर्स फॉलोवर्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो है वो सोशल लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप लाइक गोंड एंड संथाल्स, और मतलब इन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि गोंड्स और संथाल जो थे उन्होंने जो है यहाँ पर रहना स्टार्ट किया, और इन्होंने जो है वो हंटिंग और गैदरिंग जो थी वो ख़त्म कर दी, और मतलब एक सिविल लाइफ इन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और इनको जो है वो सिविलाइज्ड कहा जाने लग गया था। ठीक है, सिविलाइज्ड सिविलाइज्ड इनको कहना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो है वो सैटरडे लाइफ जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, इन्होंने जो है वो सेटल्ड लाइफ जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, देन उसके बाद क्या था कि इन्होंने जो सेटल्ड इनकी लाइफ स्टार्ट हुई, तो किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इन ट्राइबल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा हाउ डिड colonial rule affect ट्राइबल लाइफ्स, यानी कि ट्राइबल्स की जो लाइफ थी उस पर कॉलोनियल रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट हुआ था। बिफोर द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो मैं इनकी पहले सोसाइटी के बारे में बताती हूँ आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो ट्राइबल पीपल थे इनके अपने रूल और रेगुलेशन होते थे। ठीक है, इनके ऊपर बाहर के जो पीपल्स होते थे इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता था। इनके अपने जो है रिचुअल्स होते थे, इनके अपने कस्टम होते थे, किसी तरह का इनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता था। इनके जो चीफटेन थे यानी कि जो मुखिया होते थे, जो गांव का जैसे सरपंच होता है, वो ही रूल और रेगुलेशन बनाते थे। अगर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होता था, कोई झगड़ा होता था, तो वो ही वो सॉल्व करता था। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। लेकिन जैसे ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इनके बीच में इंटरफेयर होना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट हुआ वो चीफ की जो पावर थी, यानी कि आप कह सकते हो कि मुखिया की जो पावर थी उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा था। यानी कि उसके जो रूल और रेगुलेशन थे वो फॉलो ना करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाती थी। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे इनके स्टार्टिंग में हम अगर बताएं तो ये दे enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territory। यानी कि ये अपने जो है इंजॉय करते थे अपनी इकोनॉमिक पावर को, और क्या थे कि एक राइट जो थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बने हुए थे, जो रूल और रेगुलेशन सोसाइटी के लिए होते थे, और कंट्रोल देयर टेरिटरीज, यानी कि जो इनका एरिया होता था उसको वो कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, देन उसके बाद क्या था, बट दे लोग मतलब जब क्या था इनके मतलब जैसे गांव के जो है ना वो ग्रुप बन गए थे। ठीक है, उसको बोला जाता था क्लस्टर ऑफ विलेज, यानी कि जो बोलते हैं इसको टाइटल क्लस्टर ऑफ विलेज, मतलब बहुत सारे गांवों का झुंड, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो सेटल हो गए थे और उनसे गांव बनने स्टार्ट हो गए थे, और उसमें हर एक में एक मुखिया होते थे, इनके अपने रूल और रेगुलेशन होते थे। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, यानी कि इन्होंने क्या जो रूल और रेगुलेशन थे, रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो किए जा रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के किए जा रहे थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही पहले जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई वो, और अब जो थी यानी कि अब जो थे वो चीफ टैन के यानी कि मुखिया के या सरपंच के जो है रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते थे, रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, तो देन उसके मतलब जो पावर जो थी चीफ टन की जो मुखिया की थी वो कम होने स्टार्ट हो गई थी, वो सिर्फ नाम के लिए ही मुखिया रह था। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या था कि दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। वे जो क्या करते थे कि आपके लिए जो मतलब उन्हें जो है ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश को जो है वो सॉरी दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, यानी कि वो ब्रिटिश के लिए जो है वो ब्रिटिश को जो है वो ट्रिब्यूट यानी कि रेवेन्यू कह सकते हो कि या पेमेंट जो है वो कह सकते हो कि ये पे करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी। सेकंड जो था चीफ टन ने क्या कर दी थी, दे लॉस्ट द अथॉरिटी। ठीक है, दे हैड, ये मैं आपको क्वेश्चन में भी बता दूंगी कि चीफ टैन जो थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, दे लॉस्ट दे फर्स्ट रूल और रेगुलेशन जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉलो किए जा रहे थे। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, दे लॉस्ट द अथॉरिटी, दे enjoyed amongst their people। ठीक है, दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर, एंड जो लास्ट जो पॉइंट रहा कि मतलब जो अपने लोगों में इंजॉय करते थे या मतलब जो जिस तरह से अथॉरिटी को वो यूज़ करते थे वो सब ख़त्म हो गए थे। और क्या इम्पैक्ट हुआ, वर अनेबल टू fulfill their traditional फंक्शन, यानी कि इन्होंने अपने ट्रेडिशनल फंक्शन जो थे वो ख़त्म हो गए थे, वो उसको इंजॉय नहीं कर रहे थे। ठीक है, व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्हाट हैपन्ड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे यानी कि एक जगह पे जो दूसरी जगह पर कल्टीवेशन करते थे उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल, आपको मैं बता देती हूँ इसका रीज़न, मैं आपको पहले डिटेल में बता देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन क्या था कि जैसे मान लो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे वो एक जगह पर एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट जगह पर जो है वो एग्रीकल्चर करते थे, इसको बोला जाता था शिफ्टिंग कल्टीवेटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक जगह पर एग्रीकल्चर करते नेक्स्ट ईयर के लिए और किसी जगह पर एग्रीकल्चर करते, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो रेवेन्यू था यानी कि जो कर था, जो भूमि कर था, उसको कलेक्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अगर वो फार्मर्स एक ही जगह पर जो है वो कल्टीवेशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो है उससे रेवेन्यू कलेक्ट करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि अगर वो शिफ्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या होता था कि उन्हें जो है
रेवेन्यू कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो यही एक रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि जो फार्मर्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। और जो है उन्हें फिर ये भी लैंड की फर्टिलिटी का भी जो है वो आइडिया नहीं रहता था कि लैंड की फर्टिलिटी कितनी थी, प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना उन्हें रेवेन्यू के फॉर्म में लेना था। तो इस तरह से उन्हें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी तक द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम द स्टेट, यानी कि मेन क्या था रीज़न कि द ब्रिटिश आल्सो wanted a regular revenue source for the state, ठीक है। दैट मेजर द लैंड, यानी कि वो लैंड को मेजर करना चाहती थी, सॉरी, मेजर द लैंड, यानी कि अगर एक जगह पर जो है फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं तो वो लैंड रेवेन्यू भी इजीली कलेक्ट कर सकते थे और जो है लैंड को भी मेज़र कर सकते थे। मेज़र द लैंड एंड डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, यानी कि मतलब उस लैंड को मेज़र करके उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन देखते हुए तो वो रेवेन्यू लगा सकते थे। लेकिन अगर फार्मर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, उसको मतलब उसकी ना तो लैंड की फर्टिलिटी का ईस्ट इंडिया कंपनी आइडिया लगा सकती थी, ना उसके प्रोडक्शन का आइडिया लगा सकती थी। तो इसलिए जो है इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो जो हार्डर्स जो थे, फूड गैदरर जो थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे, चीफ टेन जो थे, उनके ऊपर जो रूल और रेगुलेशन बनाए, वो कौन कौन से रूल और रेगुलेशन थे, किस तरह से जो है उनका इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट लाइफ पे, तो ये जो है हम अभी नेक्स्ट हम रीड करेंगे। ये है हमारा फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि इनका फॉरेस्ट लॉ का इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल ऑल ओवर द फॉरेस्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या हाँ चलो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेस्ट पर अपना मतलब कवर करना चाहती थी, क्योंकि क्या था कि फॉरेस्ट से जो है ना बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट जो है उन्हें मिलते थे और वो उन्हें यूरोप में जो है वो सेल करती थी, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट, यानी कि वर क्लासिफाइड एज, मतलब उन्होंने जो है अपने फॉरेस्ट का जो एरिया था उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो है द फॉरेस्ट वर्स, और उन्होंने फर्स्ट ये था। सेकंड इन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिक्लेयर किया, कंपनी declared that forests were state property, state property की, यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो अधिकार रहेगा। देन उसके बाद कंपनी डिक्लेयर्ड, कंपनी ने ये डिक्लेयर किया दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, इस जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर दे प्रोडक्ट टिम्बर विच आर ब्रिटिश वांटेड, तो मतलब देन उसके बाद उन्होंने जो मेन एरिया था फॉरेस्ट का
मेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए बच्चे मैंने क्या बताया कि फॉरेस्ट के जो रूल और रेगुलेशन थे उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले रूल बनाया कि जो है फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल ज़्यादा रखेगी, ठीक है। यानी कि अब जो है वो ट्राइबल्स के हाथ में न रहकर जो है फॉरेस्ट जो थे, फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी थी, जो प्रोडक्ट थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए थे, ठीक है। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी है, ना कि ट्राइबल्स पीपल की। और मेन एरिया जो था जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता था फॉरेस्ट में, उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और फॉरेस्ट वर्क इसमें जो था पीपल जो है वो एंट्री नहीं कर सकते थे, ठीक है। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, ठीक है। प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फॉरेस्ट मतलब फ्रूट एंड हंट एनिमल, यानी कि इसमें जो विलेज के पीपल थे वो एंट्री नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पीपल जो है वो यूज़ कर सकते थे अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या था कि अब जो ये एरिया आप मान लो फॉरेस्ट का एरिया सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था, तो इसके अंदर जो रहने वाले लोग थे उनका क्या मतलब उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव किया, ठीक है बच्चे। कि किस तरह से जब मान लो आप इस एरिया में रह रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हो और दूसरे आके मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके उस एरिया को अपने अंडर में कर लिया, तो वहाँ के लोगों ने वो उनके लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। उन्होंने किस तरह से अपने आप को सरवाइव किया, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा किया, तो ये पॉइंट मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। उन्होंने एज ए लेबरर जो है एक लेबर की तरह उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जैसे कि वो कूली की तरह, देन उसके बाद जो आपका क्या था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में, देन उसके बाद जो क्या नाम था छोटे मोटे जो काम होते थे उन्होंने वो काम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि एरिया जो था जो है वो क्या नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था, ठीक है। देन उसके बाद एक और जो थी एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्लान किया था कि जो लोग फॉरेस्ट में रहना चाहते थे, ठीक है, द विलेजेस प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। देन उसके बाद जो विलेजर थे, विलेजर्स को जो है वो एज ए लेबरर जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि वो फॉरेस्ट के वर्क लेबर की फॉर्म में जो है वहाँ पर करेंगे और उन्हें जो है वो लेबर प्रोवाइड की जाएगी। पर जो लेबर होती थी, ठीक है, वो बहुत मतलब चीप लेबर होती थी, यानी कि उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, ठीक है। चीफ लेबर जो है उन्हें प्रोवाइड की जाती थी, बहुत ही कम लेबर दी जाती थी। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि जो है वो इसमें क्या नाम था फॉरेस्ट के जो लॉ बने उस पे इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे ऑलमोस्ट उनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, चीफटेन की पावर ख़त्म हो गई थी, उनके वर्क ख़त्म हो गए थे, उनके फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो थे उन पर इनका कोई भी राइट नहीं रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट को अपने अंडर में कर लिया था और उस एरिया को जो इनके लिए सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोल दिया गया था। उस एरिया में जो है विलेजर एंट्री नहीं कर सकते थे और क्या नाम था और क्या नाम था एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया था।